नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बालकृष्ण पोइपकर और स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल प्रैग्मेटिक इंडियन में। दोस्तों, रिसेंटली कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2024 समिट कंक्लूड हुई। इस समिट के दौरान रशिया और चाइना ने कुछ स्टेटमेंट्स जारी की जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो रैपिड शिफ्ट्स हो रहे हैं उसको हाईलाइट किया है। यहां पर भी आप देख सकते हो जिसकी हम बात कर रहे हैं कि चाइना एंड रशिया हाईलाइट टेक्टोनिक शिफ्ट्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। और एक बार मॉस्को और बीजिंग के इन जॉइंट स्टेटमेंट्स ने फिर एक बार यूएस हेजेमनी को चैलेंज किया है। अब इससे हमारे मन में कई सारे सवाल खड़े होंगे, जैसे कि ये पूरा मामला क्या है, एससीओ समिट क्या है, सेंट्रल एशिया का इस पूरे खेल में क्या रोल है और यह समिट कैसे इस रीजन में वेस्टर्न हेजेमनी पर इंपैक्ट डाल रही है। और एक बात, इस वीडियो के अंत में हम इंडिया के पॉलिसी में जो बड़ा बदलाव इस बार हमें देखने मिला है उसे भी हम समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर प्रेशियस टाइम, चालू करते हैं आज के सिंप्लीफाइड को। सबसे पहले हम समझते हैं शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। एससीओ एक रीजनल ब्लॉक है जो 1996 में एस्टेब्लिश हुआ था। इनिशियली इसे शांघाई 5 बोलते थे और इसमें चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान इंक्लूड थे। 2001 में उज्बेकिस्तान एज ए 6th मेंबर ज्वाइन होता है और इसके चलते इसे एससीओ के नाम से जाना जाता है। सब्सिक्वेंटली इंडिया, पाकिस्तान और ईरान भी एससीओ के मेंबर बनते हैं और 2024 के इस समिट में बेलारूस एज ए 10th मेंबर एससीओ को ज्वाइन करता है। एससीओ के सिग्निफिकेंस को देखा जाए तो ये वर्ल्ड के कुछ ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है जो सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करते हैं और इसी वजह से एससीओ जियोपॉलिटिक्स में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब हुआ यह है कि देखो, रशिया और चाइना पहले से ही एससीओ को एज अ प्लेटफॉर्म टू काउंटर यूएस हेजेमनी की तरह यूज करते आ रहे हैं और रिसेंट ईयर्स में जो भी वर्ल्ड इवेंट्स हुए हैं, लाइक नाटोज एस्पिरेशन टू एक्सपांड एंड कंटेन रशिया, रशियाज अटैक ऑन यूक्रेन टू काउंटर नाटोज एक्सपांशन और इसराइल में वेस्ट और ईस्ट के बीच वॉर, अगर इन सब इवेंट्स को हम ध्यान में रखते हैं तो हमें समझ आता है कि यूएस हेजेमनी को आगे आने वाले समय में एक बड़ा ब्लोबैक मिल सकता है। इसका और एक एग्जांपल हमें देखने मिलता है और वो है पुतिन की रिसेंट नॉर्थ कोरिया विजिट। अगर आप इस विजिट के इंपॉर्टेंट इनसाइट्स को समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करना। नाउ अगेन कम बैक टू आवर मेन टॉपिक। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एससीओ के मेंबर कंट्रीज को अपील किया है टू रेजिस्ट एक्सटर्नल इंटरफियरेंस। जिनपिंग ने और कुछ बातें हाईलाइट की है, लाइक फर्मली सपोर्टिंग ईच अदर, केयर फॉर ईच अदर्स कंसर्न्स and to have control of regional peace and development in our own hands। व्लादिमीर पुतिन ने भी इस बात पर जोर दिया है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर में नए सेंटर्स का राइज हो सकता है। इसके साथ साथ क्रेमलिन और बीजिंग के जॉइंट स्टेटमेंट्स में यूज ऑफ फोर्स, वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जियोपॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन एंड रिस्क टू वर्ल्ड स्टेबिलिटी को हाईलाइट किया है, जो यूएस के अगेंस्ट पैरेलल हेजेमनी को बिल्ड करता है। यहां से हमें यही समझ आता है कि कहीं ना कहीं फिर से एक बार वर्ल्ड 2 ब्लॉक्स में डिवाइड होने जा रहा है। क्योंकि देखो, अगर रशिया और चाइना म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जैसी बातें कर रहा है तो इसमें रशियाज यूक्रेन इन्वेजन, चाइनाज टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद इंडिया एंड ताइवान, इन सबको भी इस समिट में एड्रेस करना जरूरी था। लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं मिसिंग थी और मे बी इसी वजह से इंडिया के लिए एससीओ का इंपॉर्टेंस कम होने के चांसेस भी बढ़ते दिख रहे हैं। इस पूरे पावर प्ले में हमें यह समझना होगा कि सेंट्रल एशिया ग्लोबल पावर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगर हमें ग्लोबल इवेंट्स को अच्छे से समझना हो तो ऑलवेज हमें बैकग्राउंड में कैपिटल इंटरेस्ट को कंसीडर करना होगा। आइडियोलॉजी कोई भी हो, वेदर लिबरलिज्म और कम्युनिज्म, वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। व्हाट मैटर्स इज टू इंटेंशन ऑफ रेजिंग प्रॉफिट। और इसी वजह से सेंट्रल एशिया वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए बहुत क्रूशियल माना जाता है। अब इस रीजन को यूरोप और एशिया के बीच का लैंड ब्रिज माना जाता है क्योंकि यूरोप और एशिया के ट्रेड लिंक को एस्टेब्लिश करने में सेंट्रल एशियन रीजन का बहुत बड़ा रोल है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और छाबार पोर्ट इसी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। इसके अलावा सीएआर यानी कि सेंट्रल एशियन रीजन नेचुरल रिसोर्सेज में भी बहुत रिच है, जिसमें पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर और यूरेनियम जैसे कई सारे रिसोर्सेज इंक्लूड है। एग्रीकल्चर के मामले में भी सीएआर का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ता है क्योंकि यह रीजन पल्सेस के कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए फर्टाइल रीजन माना जाता है। जहां ग्लोबल मार्केट्स के लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, वहां पर वॉर, इंस्टेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा देखा गया है। इसमें वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक के कई सारे इवेंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं
और हिस्ट्री कहती है कि यूएसए हमेशा से ही अपनी हेजीमनी को एस्टैब्लिश करते आ रहा है। सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि यूएसए को कंटेन करने के लिए या तो वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव दिखेगा या फिर इंस्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी। लेकिन इस सब में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने मिली है। जी हाँ दोस्तों, पहली बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट को स्किप किया है। यहां पर भी आप देख सकते हो कि पीएम मोदी की ये मूव सवाल खड़ा करती है कि इज इंडिया सेंडिंग अ मैसेज टू चाइना शो एज नरेंद्र मोदी स्किप एससीओ समिट। ऑब्जर्वर्स का भी ये कहना है कि एज चाइनीज रशियन लीडर्स इंक्रीज अलाइनमेंट ड्यूरिंग सेंट्रल एशियन सिक्योरिटी फोरम, न्यू दिल्ली स्ट्रेंथ टाइज विद बीजिंग आर लाइकली टू परसिस्ट। और हम सबको पता होगा कि पीएम मोदी की 8 जुलाई को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात होगी, जो अगेन कुछ बदलाव ला सकती है। इसमें और एक सवाल खड़ा होता है कि क्या मोदी जी के इस मूव के पीछे यूएसए का हाथ हो सकता है। अब ये सब चीजें आगे जाके कौन सा टर्न लेगी वो तो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा, जिसे हम डेफिनेटली डिकोड करेंगे। लेकिन तब तक आप स्क्रीन के ऊपर जो पीवाईक्यू देख रहा है उसे लिखने की कोशिश करें और आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो यही था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे जरूर लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले सिंप्लीफाइड में।